प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता पर 5वां व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम यह चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटिश नौकरशाही की भूमिका भारतीय मुसलमानों के साथ में हो गई और उनका उद्देश्य मुसलमान कल्याण न होकर के हिंदू मुसलमान में फूट डालना था। चाहे आगा खां हो या उनसे पहले सैयद अहमद हो, सर सैयद अहमद, इनको खड़ा करने का मकसद एक अंग्रेज़ों को एक मोहरे की जो आवश्यकता थी, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम डिवीज़न पैदा किया जाए, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। यद्यपि एक अच्छा कार्य भी हुआ कि सर सैयद अहमद ने मुस्लिमों के लिए शिक्षा का कार्य किया, अंग्रेजी शिक्षा का कार्य किया, लेकिन वहाँ उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अलीगढ़ में वहाँ का जो प्रिंसिपल थियोडर बेक, अंग्रेज़ों का एक पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाला, अंग्रेजी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसमें मुस्लिम बच्चों को वहीं रेजिडेंशियल स्कूल कॉलेज में रखा जाता था, घर पर नहीं भेजा जाता था, बच्चे वहीं रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे और वो एक ब्रेन वॉश का कार्य करने का जो एक उनका नीति था ब्रिटेन का, वो वहाँ पर किया जा रहा था। बच्चों के कोमल मस्तिष्क में शिक्षा के साथ साथ में ऐसे विचार वहाँ पर डाले जा रहे थे कि वो हमारे आगे जा कर के इस देश के लिए घातक सिद्ध हुए। विद्यार्थियों, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले तथा भारत सरकार और प्रांतीय सरकार के पत्राचार में पृथक चुनाव संबंधी आश्वासन को एक नए संवैधानिक परिवर्तन का आधार माना गया था। इसलिए जब भारत सचिव ने नवंबर 1905 में पृथक चुनाव के स्थान पर मिश्रित चुनाव मंडलों की योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, तो लॉर्ड मिंटो सहित समस्त मुस्लिम जो समुदाय थे, संगठन थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया। मुस्लिम समुदाय के स्थान पर विद्यार्थियों मुस्लिम संगठन, आप इसको समझें, मुस्लिम संगठनों ने इसका घोर विरोध किया। लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा के अध्यक्ष सर अमीर अली के नेतृत्व में लॉर्ड मॉर्ले के सुझावों का इतना योजनाबद्ध प्रचार हुआ कि दबाव में आकर उसे अपने प्रस्ताव वापस लेने पड़े। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की प्रत्येक विधानसभा के लिए मुसलमानों को अपने समुदाय पर आधारित चुनाव मंडलों से अपने प्रतिनिधियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक अनुपात में चुनने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें साधारण चुनाव मंडलों में भी मत देने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार कटुता फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ। विद्यार्थियों, अक्टूबर 1906 के मुस्लिम शिष्टमंडल का संगठन उन्हें एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होने में एक महत्वपूर्ण एक भूमिका के रूप में हम देखते हैं। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से घोषित कर दिया गया 30 दिसंबर 1906 को।
1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसी वर्ष अलीगढ़ के अधिवेशन में 40 सदस्य एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई। क्रमशः उसकी प्रांतीय शाखाएं स्थापित की गई। 1912 से पूर्व जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, मुस्लिम लीग अपने अधिवेशनों में जो मांगे रखती थी उसमें पृथक चुनाव प्रणाली को बनाए रखने की मांग, राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का विरोध और बंगाल विभाजन का समर्थन करना जैसी मांगें सम्मिलित थी। लीग का नेतृत्व नवाबों और जमींदारों के हाथ में था, परंतु 1911 और फिर 13 के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण, बाल्कन युद्ध है, तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन, इससे भारतीय मुसलमानों में उनकी जो विचारधारा है उस पर एक प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होने लगा। मुस्लिम समुदाय, एक युवा वर्ग कांग्रेस के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखने लगा। विद्यार्थियों, मैं बात रिपीट कर रहा हूं, मुस्लिम समुदाय का एक युवा वर्ग कांग्रेस के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखने लगा। 1913 में लीग ने अपने जो उनका संविधान है उसमें परिवर्तन करके अपना उद्देश्य भारत में डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना निश्चित कर लिया। 1913 के बाद विद्यार्थियों, लीग ने अपना उद्देश्य परिवर्तन कर लिया और कांग्रेस और लीग के बीच में वो निकटता है वो बढ़ने लगी। मित्र राष्ट्रों ने, जब प्रथम विश्व युद्ध की बात है विद्यार्थियों, मित्र राष्ट्र जो कि इंग्लैंड का ग्रुप था, मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य उद्देश्य दुनिया के देशों में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता देना और लोकतंत्र की रक्षा करना घोषित किया गया था। इस कारण से भारत ने एक उपनिवेश के रूप में इंग्लैंड को बहुत सहायता की थी, क्योंकि इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया था कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, उसका उद्देश्य जो दुनिया के देश हैं उसमें आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता देना और लोकतंत्र की रक्षा करना। तो भारतीयों को लग रहा था कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड अपने उपनिवेश भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार देगा कि उनको अंग्रेज इंग्लैंड के साथ में अधीन रहना है या उनको एक स्वतंत्र देश के रूप में रहना है, एक लोकतंत्र के रूप में रहना है। इसलिए बहुत सहायता की। और मित्र राष्ट्रों के प्रचार के संदर्भ में राजनीतिक क्षेत्रों में शासन में अधिक हिस्सेदारी की मांग की जाने लगी। नरम दल के नेता विद्यार्थियों, आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि वो उसके नेता थे, उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व फरवरी 1915 की में विद्यार्थियों में युद्धोपरांत भारतीयों की न्यूनतम आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में एक संवैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसे गोखले का पॉलिटिकल टेस्टामेंट कहा जाता है, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था। 1914 में ही बाल गंगाधर तिलक मांडले की जेल से अपना कारावास पूरा करके आ गए थे बाहर। अतीत के उग्रवादी तिलक, जो आप जानते हैं कि कांग्रेस में 2 ग्रुप बन गए थे, नरम दल जिसकी हमने गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में चर्चा की है, गरम दल जिनको उग्रवादी भी कहा गया,
जो बाल गंगाधर तिलक, लेकिन अब तिलक कांग्रेस में एकजुटता लाने का प्रयास करने लगे। इसी नई राजनीतिक गतिविधि का दूसरा पक्ष था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मंच पर आकर संयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करना। कांग्रेस और लीग में समझौते की बातचीत अक्टूबर 1915 से प्रारंभ हो गई थी। दिसंबर 1915 में लीग और कांग्रेस का बंबई में संयुक्त अधिवेशन हुआ। जिन्ना के शब्दों में ऐसा दोनों संगठनों का भारत के भविष्य के संबंध में साथ साथ सोचने का अवसर देने के लिए किया गया था। 1916 में इन संगठनों के प्रतिनिधियों की कई संयुक्त बैठकें हुई। कौन कौन से संगठन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इन दोनों की कई मीटिंग्स हुई, ज्वाइंट मीटिंग्स हुई, ताकि आगे भविष्य में क्या होना चाहिए। तो बातचीत के मुख्य दो मुद्दे थे विद्यार्थियों। प्रथम का संबंध मुसलमानों को पृथक चुनाव प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने की वर्तमान जो व्यवस्था चल रही थी उसको बनाए रखने से था। ऑलराइट, पहला मुद्दा मैंने जो अभी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुसलमानों को पृथक जो उनकी चुनाव प्रणाली है, मुसलमानों को पृथक चुनाव प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने की जो व्यवस्था चल रही थी उसको कायम रखना था। और दूसरा जो मुद्दा था, ब्रिटिश भारत की विभिन्न विधान सभाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अनुपात निश्चित करने से था। कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग, जिसमें मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे, पृथक चुनाव प्रणाली का 1909 से ही तीव्र विरोध कर रहे थे। उनके विरोध के कारण एक बार तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बीच में कोई समझौता बनने की जो कोई बात थी, वो उसमें बाधा आ गई और अंधकार, एक यूं कहें। लेकिन तिलक का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा और लोकमान्य तिलक की मध्यस्थता से विद्यार्थियों स्थिति संभल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि तिलक और उनके जो समान विचार के कांग्रेस जन थे, ब्रिटिश राज पर संवैधानिक मांगों को स्वीकार करने के लिए उचित दबाव डालना चाहते थे और इसके लिए यूनिटी आवश्यक थी। और इसीलिए तिलक और उनका जो ग्रुप है वो लीग को पृथक चुनाव की सुविधा देने के लिए तैयार था। यह भी संभव है कि 1913 में मुस्लिम लीग के संविधान में किए गए परिवर्तन से वे पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए। मुस्लिम लीग ने जो अपना ये उत्तरदायी शासन की मांग, जो अपना उद्देश्य रख लिया था 1913 में, तिलक उससे प्रभावित होते हैं। यह संभव है। इन परिस्थितियों में दिसंबर 1916 के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में कांग्रेस और लीग की संयुक्त बैठक में विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे हम बंगाल की बात करें विद्यार्थियों, तो उनकी जनसंख्या का प्रतिशत 52.6 था और
उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत 52.6 था और प्रतिनिधित्व का जो प्रतिशत है उनको 40 दिया गया। लेकिन बिहार और उड़ीसा में जहां वो जनसंख्या में 10.5% थे, उनको 25% प्रतिनिधित्व दिया गया। बंगाल और बिहार में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 10.5 और प्रतिनिधित्व का प्रतिशत जो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ, 10.5 जनसंख्या, लेकिन प्रतिनिधित्व का प्रतिशत जो 25। ऐसे बंबई में 20.4 मुस्लिम जनसंख्या थी, 20.4%, प्रतिनिधित्व दिया गया 33.3%। मध्य प्रांत में जनसंख्या का प्रतिशत 4.3, प्रतिनिधित्व दिया गया 15%। विद्यार्थियों मद्रास में जनसंख्या का प्रतिशत 6.5, लेकिन मुसलमानों को वहां से जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो 15%। पंजाब में 54.8 जनसंख्या का प्रतिशत, लेकिन प्रतिनिधियों का प्रतिशत घोषित किया गया, तय किया गया 50, यानी कि जनसंख्या के अनुपात से कम। संयुक्त प्रांत में 14% थी मुस्लिम जनसंख्या और इनको प्रतिनिधित्व दिया गया 30%। तो ये स्थिति मुस्लिम लीग के काफ़ी फेवर में थी। आप देख रहे हैं, एक बंगाल को छोड़ दीजिए और एक पंजाब को छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्टेट्स में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या का जो अनुपात था उससे 2 गुना और 2.5 गुना जो है, कहीं कहीं पे तो 4 गुना के लगभग उनको स्थान दिए गए। जहां तक केंद्रीय विधानसभा का संबंध था, वहां के लिए यह निश्चय किया गया कि चुनावों के लिए निर्धारित स्थानों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। विद्यार्थियों, कांग्रेस और लीग का समझौता एक राजनीतिक मोल भाव था। जहां एक और यूपी में मुसलमानों को अपनी जनसंख्या से ज़्यादा स्थान दिए जा रहे थे, वहीं बंगाल में कम स्थान दिए जा रहे थे। लेकिन ये जो व्यवस्था, ये जो सेटलमेंट हुआ, इससे असंतोष बना। कोई मतलब इसका सही नतीजा जो विद्यार्थियों वो कहें कि नहीं निकला। कांग्रेस लीग समझौता यद्यपि इसको उस समय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मसौदा, जब तक भारतीयों को शासन में भागीदारी न देने की ब्रिटिश नीति बरकरार थी, तब तक प्रतिनिधित्व के सांप्रदायिक आधार का कोई विशेष महत्व नहीं था। परंतु अगस्त 1917 के बाद स्थितियां बदल गईं। पहली बार ब्रिटिश राज ने शासन में भारतीयों को क्रमशः उत्तरदायित्व देने की नीति की घोषणा की। 1917 के बाद ब्रिटिश राज ने शासन में भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायित्व देने की घोषणा की, जिसका अर्थ था कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। परंतु नीति निर्माताओं ने भारत में विधानसभाओं के निर्माण के लिए जिस प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्रियान्वित किया, उसका आधार कांग्रेस लीग समझौता था। निश्चय ही सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली स्वयं में लोकतांत्रिक थी, परंतु तर्क यह दिया गया कि यह प्रणाली हिंदू और मुसलमान नेताओं द्वारा स्वीकृत है। कांग्रेस लीग समझौते के अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को लागू करने की आवश्यकता
नहीं समझी गई। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। शेष अगले व्याख्यान में।